सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, सो वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। सो आज के द हिंदू न्यूज एनालिसिस में कम है लेकिन ज्यादा है। ठीक है, एक फ्रेज होता है ना, लेस इज मोर। आज वही वाली कहानी है। तो आई होप कि लगातार देख रहे होगे। नहीं देख रहे हो तो भाई साहब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना बंद करो और देख लो, राइट। और मोस्ट ऑफन आजकल भी ऐसा हो रहा है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं जो क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024, क्योंकि 23 का तो भाई चैप्टर ओवर हो गया और 24 का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उनकी वही वाली आदत, कैप्सूल खाने वाली। तो कैप्सूल के साथ विटामिन की गोली भी लेनी पड़ती है। तो मंथली मैगजीन को पढ़ो। आई एम नॉट डिनाइंग कि मत पढ़ो, पढ़ो, इट विल हेल्प यू, बट उसको एज ए रिवीजन पर्पज लो। जो कि AIR 157 सिमरन सिद्धू ने भी एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि सर प्रवाहिनी को एज ए रिवीजन पर्पज लेता था, ताकि वो रिवीजन का एक बहुत अच्छा काम करता है वो, क्योंकि पूरा 30 दिन आपके पास एक बार है। बट जो डेली एनालिसिस करते हैं, जो डेली खाना खाते हैं, उनकी सेहत ज्यादा बेटर होती है एक दिन खाने वालों से, राइट। चलिए, तो आज के टॉपिक्स को एक बार ओवरव्यू करते हैं। सेंटर क्लियर्स 19,744 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। हरा हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन, ये तीन तरह के हाइड्रोजन होते हैं, उन पे फोकस डालेंगे। अच्छा, ये सेकंड टॉपिक है, इसको हम लोगों ने कल या परसों स्किप किया था आई गेस, जल्लीकट्टू कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ क्रुएलिटी। आज मैंने सोचा कि चलो इसको वाइंड अप कर ही दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन जजमेंट आएगा इस पे, अभी आने ही वाला है कुछ दिनों में, तो आज हो गई भाई साहब, तारीख हो गई आपको 5 तारीख। ठीक है, तो याद रखो ये तारीख, और फ्यूचर में कभी भी आता है वो जैन में ही आएगा। तो जैन में जो वो जजमेंट आएगी तो उसमें मैं आज का वीडियो अटैच कर दूंगा, ताकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगा और जो जजमेंट आएगी डेट आई विल टेल यू। ठीक है, तो इसका एक डिटेल एनालिसिस है, इसमें उसको देखेंगे। और ये ना सीए और लीगल दोनों का पार्ट है, सीए प्लस लीगल। उसका थर्ड टॉपिक है, व्हाई एज अ हाई पावर लद्दाख कमिटी बीन फॉर्म्ड। लद्दाख में हाई पावर कमिटी फॉर्म हो गई है तो उसको देखना जरूरी है। और एक आधा टॉपिक्स हैं जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑल, तो वो मैंने स्पेशली डाल दिया है आगे, तो उसको भी एक बार स्किम कर लेंगे ताकि जब आप आर्टिकल पढ़ें तो समझ में आ जाए। और प्लीज फॉर एवरीवन एनालिसिस देखना स्टार्ट कर दो, नहीं तो लॉस तुम्हारा, मेरा कोई लॉस नहीं है इसमें, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर क्लियर्स द 19,744 करोड़ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखो, पहले तो 3 तरह का हाइड्रोजन होता है, ये जान लो, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, हमारा ये टारगेट था। यहां पर ना कुछ लिखा है छुटकू सा, डेट आई टेंड टू राइट की इमेजेस डालते हैं ना, देखते हो इमेजेस डालते हो तो सर ना चुल के लिए इमेजेस नहीं डालते कि अच्छा लग रहा है तो डाल दी, मजा आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इमेजेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, अगर ये इमेज ही देख लो ना तो आधी बातें क्लियर हो जाती है। तो 2020 से पहले ग्रीन हाइड्रोजन, 20 से 30 के टाइम पे ब्लू हाइड्रोजन और 30 ऑनवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन। यहां से क्वेश्चन बन गया ना कि 2020-30 के बीच में कौन सा हाइड्रोजन की बात की गई, ब्लू हाइड्रोजन, उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन और उससे पहले ग्रे हाइड्रोजन। तो इन सबको देखेंगे कि सर ये है क्या, ग्रे, ब्लू और ग्रीन, सबको देखेंगे एक एक बार करके, बट ये देखना जरूरी था। पहले तो जान लेते हैं कि एनालिसिस में क्या है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्रीफ कर रहे थे कैबिनेट डिसीजंस यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब। उन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया इंडिपेंडेंट एंड डीकार्बनाइजिंग मेजर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। देखो, डीकार्बनाइज क्या होता है, जब आप कार्बन यूज करते हो तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो उसको कम भी करना पड़ेगा, है ना, नहीं तो सर्दियां ज्यादा लगेंगी, गर्मी बहुत लगेगा। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितनी सारी चीजें होती है, ध्यान देना इधर। जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग जब भी होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है तो ये आपको ओजोन को इफेक्ट करती है, ओजोन को O3 लिखा जाता है। अब जब ये ओजोन को इफेक्ट करेगा तो इससे 2 एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं। एक तो आप लोगों ने नाम सुना होगा हीट डोम। हीट डोम क्या होता है सर, देखो, एयर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है जब यहां से गर्म हवा, ठंड, ऊपर से गर्म हवा सब आके मिल रहा है, तो टेम्परेचर ऑलमोस्टली 50 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि आपको 2022 में देखने को मिला था कि टेम्परेचर बहुत हाई हुआ था। अच्छा, एक इसमें आता है आपको जो आजकल चल रहा है, डेट इज द स्नो बॉम्बिंग। सर ये क्या है, जो ठंड बढ़ रही है इतना, दैट इज द रीजन ऑफ स्नो बॉम्बिंग। उसी को कहा जाता है कि भाई साहब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ रही है, आजकल बोलते होगे कि ठंड ज्यादा हो गई भाई साहब,
तो ये इसीलिए होता है कि अब जो ग्लोबल वार्मिंग के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो तो झेलने पड़ेंगे ना, तो इसको कम करना है। तो इसको कम करने के लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन या फिर जैसे कार्बन एमिशंस को कम करना होगा। तो कार्बन एमिशन को कम करने की टर्मिनोलॉजी को डीकार्बनाइजेशन बोलते हैं। तो अब ये आर्टिकल पढ़ना, देखना कितने आसानी से समझ में आएगा। तो इनिशियल आउटले है 17,490 करोड़ का। अब यहाँ पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन प्रोग्राम जिसके लिए 17,490 है, 1,446 करोड़ है फॉर द पायलट प्रोजेक्ट की एक बार चला के देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं। जैसे आप लोग खाना बनाते हो या फिर कुछ भी करते हो XYZ, तो सबसे पहले टेस्टिंग का काम करते हो, तो डेट इज द टेस्टिंग प्रोग्राम 1,466 करोड़ का। फिर 400 करोड़ का R&D के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है। 388 करोड़ फॉर द अदर मिशन कंपोनेंट्स, इसमें और भी चीजें होंगी, मशीनाइजेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगा, मैन फोर्स होगा, तो 10 तरह की चीजें इसमें अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आप सबको खर्च तो होगा ही। पीएम ने अनाउंस किया पहला NGHM, ठीक है, नेशनल ग्रीन हाउस मिशन, इन हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन 2021। ये एक पुराना इंफॉर्मेशन है जो कि पता होना चाहिए क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। डेटा आई प्रॉमिस्ड की टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी देखेंगे। तो बस देखो पहला टाइप क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन का एमिशन कैसे होता है, इट कॉन्स्टिट्यूट्स इंडियाज बल्क प्रोडक्शन एंड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। ये हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन निकलता है उसे हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से जो हाइड्रोजन निकलेगा उसे कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन। सिंपल। सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैसेस, है ना। फॉसिल फ्यूल्स जैसे लेट सपोज कि कोई एनिमल की डेथ हुई, ठीक है, तो उसके फॉसिल्स रिमेन होंगे। अब फॉसिल्स जो बचेंगे विद द टाइम उससे गैसियस सब्सटेंसेस रिलीज होंगी, मीथेन एंड XYZ गैसेस। बट उससे जो हाइड्रोजन गैस इमिट होता है उसे हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन, और इट गिव्स CO2 एज अ बाई प्रोडक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड इसका बाई प्रोडक्ट होता है। इसलिए हम लोगों ने पहले क्या किया, 2020 से पहले इसको इंप्लीमेंट कर लिया। ये ग्रे हाइड्रोजन वाला पहले खत्म करो, उसके बाद हम फिर ब्लू हाइड्रोजन में आएंगे, क्योंकि इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो इसको तो कॉन्टिन्यूस नहीं रख सकते, ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन क्या है, एमिशंस बाई प्रोडक्ट्स कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड आर कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड, इट आल्सो सोर्स फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये भी फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। देखो ब्लू हाइड्रोजन में खास बात है कि ओशन फॉसिल से इससे ज्यादा रिलेट करता है। ओशन के फॉसिल्स, सर ओशन के फॉसिल्स मतलब तुम्हें क्या लगता है जानवर केवल ये लैंड पे ही मरते, पानी में नहीं होते, पानी में भी होते हैं, शार्क्स हैं, वेल्स हैं, 10 तरह की चीजें हैं उसमें भी। तो और मीथेन गैस है, सी बेड तो एक बहुत बड़ा सोर्स है इसका। तो वहां से जो हाइड्रोजन निकला उसे हम कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। इट इज ग्रे, बेटर देन ग्रे हाइड्रोजन। एक स्टेप आगे आ गए ग्रे हाइड्रोजन से ब्लू हाइड्रोजन पे। अच्छा अब हमें किस पे आना है, अब आना है हमें ग्रीन हाइड्रोजन पे। तो इट इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर एंड विंड। तो सोलर और विंड से जो निकलेगा उसे हम कहेंगे ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो H2O को तोड़ देती है H हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। इट गिव्स वाटर एंड वाटर वेपर एज बाई प्रोडक्ट। तो कुछ तो नुकसान हुआ ही नहीं, ना कार्बन मोनोऑक्साइड निकला ना कार्बन डाइऑक्साइड निकला। दस इट इज द बेस्ट एंड क्लीनेस्ट टाइप। अच्छा सर इतना कलेश कर क्यों रहा है ये बताओ, कि ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है हो गया, क्या करना है। देखो अब यहां पर सबसे बड़ी चीज आती है कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कोप समिट इस बार इंडिया का इस बार कहाँ हुआ था कोप समिट, या आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कोप कहाँ हुआ था। अच्छा कोप ना बायोडाइवर्सिटी वाला मत बताना, कोप बताना UNFCCC वाला, UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। UNFCCC वाला कोप कहाँ हुआ था, ये नवंबर में हुआ था। बताना क्या इंडोनेशिया में हुआ था या फिर किसी अरब कंट्रीज में हुआ था, तो ये बताना। अच्छा ये NGHM क्या है, NGHM इज द की कंपोनेंट इन इंडियाज अटेम्प्ट टू एनर्जी ट्रांसमिशन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू रिन्यूएबल्स। मतलब फॉसिल से रिन्यूएबल एनर्जी में जाने के लिए हमें हेल्प करता है। न्यू नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस आफ्टर द COP26 ग्लासगो। अच्छा इस बार ना COP27 हुआ था, ये तो ग्लासगो है। COP28 COP27 बताना कब कहाँ कहाँ हुआ था, ठीक है। अच्छा इसमें एक टर्म आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या होता है सर,
तो ये एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्रांस पेरिस में है और 1974 में स्टेब्लिश हुआ था। एनर्जी एजेंसी क्या है? एनर्जी को सिक्योर करना या फिर इस तरह से किसी भी रिलेटेड एनर्जी से रिलेटेड जो काम होते हैं वो ये फंक्शन करते हैं। एनर्जी पॉलिसीज बनाते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी। दीज पॉलिसीज नोन एज द 3E। 3E क्यों बोला? अच्छा 3E इसलिए ना बोला, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, हो गया ना 3 चीज। 3E's। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में बनता है, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है और 3E इसका मेन तुम्हारा कंपोनेंट है। ठीक है। अच्छा इन मार्च 2017 में इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना था। हेडक्वार्टर देख लिया, 30 मेंबर्स हैं इसके और 3 कंट्रीज जो है आर सीकिंग एक्सेशन टू फुल मेंबरशिप, दैट इज द चिली, इजराइल एंड ल्यूथानिया। अच्छा एक चीज याद रखना, जब एनर्जी कंजर्वेशन की बात होती है और सोलर एनर्जी की बात होती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन और है जो कि मेरे दिल के काफी करीब है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर एजेंसी। अच्छा सर इसमें ऐसा क्या था जो आपने कह दिया है बात? इंटरनेशनल सोलर एजेंसी जो है 2015 में फ्रांस में मोदी जी ने कहा था कि जितने भी सूर्यपुत्र कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर होंगे। तो सूर्यपुत्र कंट्रीज कौन कौन से होंगे? जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज है। तो ट्रॉपिकल क्या होता है? अभी देख लो ट्रॉपिकल क्या होता है। इतना तो आता ही होगा, 3 लाइंस को क्या क्या कहा जाता है? आर्कटिक, अंटार्कटिक, ये हो गया आपका आर्कटिक और ये हो गया अंटार्कटिक। ये हो गया 0 डिग्री जिसे कहते हो इक्वेटर, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है। और इस बीच रीजन को, ये ट्रॉपिकल रीजन को हम कहते हैं, इसमें जो भी कंट्रीज है वो है ट्रॉपिकल कंट्रीज। ठीक है। अब इसमें ने इन्होंने एक टर्म बताया कि किसी पर्टिकुलर दिन, इतने दिन यहाँ पर सनलाइट होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए बता देना कमेंट सेक्शन में, इतना तो मेहनत करो अपने एंड से। ठीक है। अब ये सूर्यपुत्र कंट्रीज के बारे में भी देख लिया, ऑलमोस्ट सारी चीजें इसमें हम लोगों ने कवर कर ली। ठीक है। अच्छा ये ना कुछ रिपोर्ट्स भी निकालता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो सर ये रिपोर्ट्स क्यों जानने की जरूरत है? देखो जब तुम रिपोर्ट पढ़ते हो, एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट पढ़ते हो और ऐसी ऐसी सारी चीजें ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रैंक आपको डीयू पूछेगा, सीयूईटी पूछ सकता है, एचएम पूछ सकता है, एमएच सेट पूछ सकता है या फिर आपको स्लैट पूछ सकता है। ऐसे ऐसे रैंकिंग्स पूछे जाते हैं कि एनर्जी आउटलुक में इंडिया का इंडेक्स बता दो या फिर कौन रिलीज करता है। तो एक बार देख लेना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1 2 3 4 5 है, याद रहेगा तो सिस्टमेटिक रहेगा, बार बार एक ही चीज को रटने की नीड नहीं पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जल्लीकट्टू कल्चरल प्रैक्टिस और क्रुएलिटी। सर ये जल्लीकट्टू है क्या? तो सबसे पहले ना एक ओवरव्यू जानो, टेक्स्ट से बाद में पढ़ लेंगे, पहले एक बार कहानी समझते हैं उसके बाद फिर अपन टेक्स्ट पे भी आएंगे। अच्छा पहले थोड़ा देर एड्रेस करते हैं इसको। देखो जल्लीकट्टू जो बेसिकली है ये बुल टेमिंग होता है। बुल टेमिंग बेसिकली कि एक प्राइज मनी सेट किया जाता है कि कोई भी उस बुल को अगर कंट्रोल कर लेगा तो डेट इज या फिर बुल रेस कह लो, उस टाइप की चीजें होती हैं जिसपे एनिमल क्रुएलिटी की बात आ रही है। वहीं पर इस चीज को प्रैक्टिस करने वाले लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारा कल्चरल प्रैक्टिस है जिसे हम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि नहीं इट्स नॉट अ कल्चरल, ये एनिमल्स को हार्म करता है, इट इज अगेंस्ट द क्रुएलिटी ऑफ एनिमल्स। देखो अब इसकी कहानी क्या थी। एक है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट। अच्छा चिंता मत करना, सब लिखा है अंदर, ठीक है। 1960 प्रिवेंशन एंड क्रुएलिटीज ऑफ एनिमल्स एक्ट आया 1960 में। अब ये लाने का नीड क्या था, ऐसी क्या चुल मची थी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट आया गया? देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 है, फिर आर्टिकल 21। अच्छा ये आर्टिकल नहीं लिख रहा, आप समझ जाना, ये एफोरसेड है, ठीक है।
29 क्लॉज 1 है, 51 1G है, ठीक है। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इसके अलावा बात करें तो आपको क्या कह सकते हैं, आर्टिकल 21 के ब्रीफिंग्स है, इतनी है वैसे तो, जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सब ना ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन बींग्स, HB लिख देते हैं, ह्यूमन बींग से रिलेटेड है। अब इन सब की डेफिनेशन में ये आता है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो ह्यूमन बींग्स के लिए, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ह्यूमन बींग्स के लिए, कल्चरल राइट्स ह्यूमंस के लिए, 51G एनिमल्स के लिए। ये चलो एनिमल्स के लिए, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको एनफोर्सिएबिलिटी, इसकी है ही नहीं। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताना ये आर्टिकल समझ में आया कि नहीं, ठीक है। एनफोर्सिएबिलिटी है ही नहीं इसकी, एनफोर्सिबिलिटी नहीं, इनकी एनफोर्सिबिलिटी है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इतना तो पता ही होगा। चलो लगे हाथ तुम्हें डिफरेंस भी पता चल गया फंडामेंटल राइट्स और DPSP में क्या क्या डिफरेंस है। अब ध्यान देना, आर्टिकल 21 में बाई टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इसका एम्बिट हमेशा बढ़ाया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात होती है। जैसे ही आप बोलते हो लाइफ, तो लाइफ में हर लाइफ आ जाती है, बट ये बोला नहीं गया कि भाई एनिमल्स की भी राइट होती है, ऑल सो एंड सो फोर्थ की बातें हैं। बट तो ये थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर एनिमल्स की बात नहीं की गई, तो एक लाया गया प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, जो कि स्पेशली एनिमल्स के लिए है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ ही गई होंगी। अच्छा, एक चीज और देख लो, फिर हम वापस से जल्लीकट्टू पे आ जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है कि कॉन्करेंट लिस्ट तो सब जानते होगे, नहीं जानते तो जान लो। अच्छा, एक स्टेट लिस्ट भी है और एक यूनियन लिस्ट भी है। ये सारे जो लिस्ट है भाई साहब आपके, ये सारे लिस्ट जो है वो आपके हैं शेड्यूल या फिर स्केड्यूल बोलो, शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों लिस्ट मेंशन्ड है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। और कंकरेंट लिस्ट के एंट्री 17 में ये मेंशन्ड है क्रूएलिटी टू, ये देख लेना यार, क्रूएलिटी की स्पेलिंग, क्रूएलिटी टू एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें सर क्या डिफरेंस है तीनों में? यूनियन लिस्ट में सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट में स्टेट, और कंकरेंट में दोनों कंकरेंस में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया सर, अब जल्लीकट्टू पे आ जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कितना खेलोगे, क्वेश्चन तो तुम्हें यहीं से आना है। जल्लीकट्टू में क्या हुआ 2008 में, अब ये टाइमलाइन समझना, अब ध्यान से देखना, अब हम बीच में कुछ भी बोलेंगे ना ये, तो तुम्हें ये चीज ऑटोमेटिकली वो समझ में आएगी। मेरा ऐसी मजा नहीं आ रहा था इसको करने में, ठीक है। बस वो है कि प्रायर इन्फॉर्मेशन रहेगी तो चीजें एक्सेप्ट करने में, डाइजेस्ट करने में मजा आएगा। ये होता है ना, प्लेट में कुछ अच्छा खाना रखा हो तो फिर मजा आता है खाने में। तो ये सप्लीमेंट्री था तुम्हारा, मेन कोर्स पे आते हैं, ठीक है। तो 2008 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए लॉ लेके आ गई कि भाई ये बुल टेमिंग वगैरह नहीं है, इट इज नॉट एनिमल क्रूएलिटी एट ऑल, और जल्लीकट्टू एक्ट लेके आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा बेटा, हमसे पंगा। एक केस फाइल होता है नागराज का, उसको देखेंगे, AM नागराज कर लेते हैं यहाँ पे। AM नागराज का केस फाइल हुआ 2014 में, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और कहा कि जो जल्लीकट्टू नाम की जो चीज है वो बैन होगी, क्योंकि वो किसी भी कल्चरल प्रैक्टिस के टेस्ट को फॉलो नहीं करता है। कल्चरल प्रैक्टिस बोले तो 29 सब क्लॉज 1 जो की बात करता है कल्चरल प्रैक्टिस के लिए, कि आप लोग अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई साहब ये वो चीज नहीं है, और आर्टिकल 21 का तुम्हारा लाइफ, इसका एम्बिट भी हमने बहुत टाइम पे बढ़ाया है, तो अब तो नहीं चलेगा ये, सॉरी, ठीक है। तो तुम्हारा ये कल्चरल हटाओ, लाइफ हटाओ, अब क्रूएलिटी टू एनिमल्स है, ये कंप्लीटली इसमें जाके घुस रहा है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स। अब क्रूएलिटी में ध्यान देना कि इस पर्टिकुलर एक्ट, ये जो है ना आपका क्रूएलिटी वाला एक्ट, प्रिवेंशन क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, इस क्रूएलिटी वाले एक्ट में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर बोला जाता है कि एनिमल्स का यूज किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू द ड्रग ट्रायल, ठीक है। जब भी कोई दवाइयों की ट्रायल होती है तो आप चूहों वगैरह पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें मेंशन्ड है। आई एम नॉट एक्सप्लिसिटली सेइंग कि चूहों का ही है, बट कुछ एनिमल्स मेंशन्ड है। एक तो ड्रॉबैक ये है। तो इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, देखो भाई यहां पर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो इसकी क्रूएलिटी में ही आएगा, वो टेस्ट ऑफ क्रूएलिटी को पार नहीं कर रहा है। तो स्टेट ने कहा अच्छा,
फिर ये भी तो है कंकरेंट लिस्ट, हम लॉ बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंकरेंट लिस्ट का जो एंट्री 17 है वो क्या बोलता है, एनिमल क्रुएलिटी के अगेंस्ट, आप इसके आगे तो मतलब एनिमल क्रुएलिटी पे आप लॉ बना सकते हो। तो आपका जो ये 2008 का एक्ट है वो उसको बाईपास कर रहा है, ठीक है। तो चलो बात करते करते एएम नागराज ने सक्सीड कर दिया और जेलीकट्टी को कैंसिल किया गया फाइनली। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, यहां से खेल शुरू हुआ। 2017 में गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है और इस जजमेंट को बाईपास करती है, ठीक है। अब ये केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग, जिसका जजमेंट आने वाले 2-3 दिनों में या फिर 2-3 हफ्तों में, 2 हफ्तों में आ जाएगा। तो टेंशन मत लेना। अब ये आर्टिकल पढ़ना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि समझ में आया नहीं आया, और नहीं आया तो अपन बैठे ही हैं, बोलना कि भाई साहब समझ में नहीं आया, एक बार और फिर से समझाओ, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा ना इसका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखते हैं कैसे क्या सेलिब्रेट होता है, ठीक है। जल्लीकट्टू जो है वो तमिलनाडु के टर्म्स में अगर देखा जाए तो तमिल टर्म है सल्लीकस्सू, ठीक है। सल्लीकस्सू जिसका मतलब होता है विच मीन्स क्वाइंस एंड कट्टू, विच मीन्स पैकेज ऑफ टाइड टू द ऑर्न्स ऑफ द बुल्स एज अ प्राइज मनी। अच्छा ये मुझे उसकी याद आई, इससे देखना एक बार, कभी तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो एक आता है WWE, WWE में एक लाइक प्राइज मनी होता है, वो ऊपर टंगा रहता है, फिर लड़ते हुए जाना है, उसको तोड़ना है, बेसिकली ऐसे कुछ होता था। तो वैसे ही है ये भी कि बुल के गर्दन पे वो प्राइज मनी है, अब भाई जिसने निकाला उसका हो गया। वैसे ही WWE में भी होता था कि जिसने भाई ऊपर से तो निकाल लिया उसको, उसका गेम हो गया, वो जीत गया। तो एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा उस गेम का नाम, बताना, बट WWE में ही है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आगे, ये 2000 साल पुराना ट्रेडिशन है जिसमें कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स होता है और एज वेल एज इवेंट टू द ऑनर बुल ओनर्स हु रियर देम फॉर द मीटिंग। तो बुल ओनर्स बेसिकली आते हैं इसमें और इस पे बेसिकली ये अपना एक्ट वगैरह करते हैं, तो इस पे ही सुप्रीम कोर्ट को आपत्ति थी। अच्छा ये जो आपका ये था WWE वाला जो एग्जांपल दे रहे थे उसका नाम है मनी इन द बैंक, मनी इन द बैंक गेम होता है, वैसे ये भी मनी इन द बुल्स कह सकते हो कि है हॉर्न ऑफ द बुल्स। तो चलिए बढ़िया है। जल्लीकट्टू हैज बीन नोन टू बी प्रैक्टिस ड्यूरिंग द तमिल क्लासिक पीरियड 400 to 100 BC, तभी ये कह रहे हैं कि हमारा कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। एंड रेफरेंस टू दिस स्पोर्ट्स आल्सो डिपिक्टेड इन द सल्लीपाल्डीकरम, वन ऑफ द 5 ग्रेट एपिक्स ऑफ तमिल क्लासिकल पीरियड। जैसे हमारा है ना महाभारत रामायण, ये एपिक्स है हमारे, वैसे ही तमिल एपिक है सल्लीपादिकरम, उसमें मेंशन्ड भी है इसके बारे में। और 2 अदर एंशिएंट लिटरेरी वर्क्स हैं लाइक कल्लिथोगई एंड मल्लई पडुकड्डम, इसमें मेंशन्ड है ये सब चीजें। भाई होता था ऐसा कुछ। 2014 में आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था माई, बट यहाँ पे शायद मैंने 2016 लिख दिया था गलती से, 17 नहीं, सही तो था 14 ही था, सही है भाई साहब। 2014 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उसका आया था इसमें जजमेंट बेसिकली, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। हाँ 2014 में ये जजमेंट आया एनिमल वेलफेयर बोर्ड वर्सेस ए नागराज, 2 जज की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की जिन्होंने ये बात बोली थी। अच्छा ये एरिया ऑफ स्पोर्ट्स है मोस्ट पॉपुलर इन मदुरई। एक होता है ना कि कोई गेम कहीं पॉपुलर ही होता है, जैसे कह लो कि कुश्ती है या फिर है, मल्ल युद्ध है, ये सब कुछ ही जगहों पे पॉपुलर होते हैं, एक बेल्ट होता है उनका, ठीक है। जैसे मदुरई है, तिरुचिरापल्ली है, थेनी है, पुडुकोट्टई है एंड डिडिंगल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु नोन एज द जल्लीकट्टू बेल्ट, यहाँ पर जल्लीकट्टू प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टाइम ऑफ इवेंट 2nd वीक ऑफ जनवरी, यानी बॉस आने वाला है, जजमेंट अभी आएगा देख लो। ड्यूरिंग द तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल, पोंगल के टाइम पे होता है। अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं, हम लोगों ने देख चुका है अभी तक, बस एक बार ओवरव्यू मारते हैं। आर्टिकल 14 देख लिया, कुछ बचा नहीं है उसमें। 21 देख लिया, 29 देख लिया, प्रोटेक्शन माइनॉरिटीज और सिटीजन्स इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट कल्चर, यही बोल रहे हैं डिस्टिंक्ट कल्चर है हमारा, 100 से 200 BC पुराना है सर जी। 15(1)(g है, 51(g), 51(1)(g बोल दिया था मैंने, माय बैड। 51(g) है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, है ना, एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग क्रिएचर्स, बुल इज अ लिविंग क्रिएचर बॉस। Prevention of animal cruelty relatable entry 17 of the concurrent list, schedule 7 of the constitution, और prevention cruelty to animals act 1960। इन सबको हम लोगों ने अभी देखा बहुत ही आसान शब्दों में,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, व्हाई हैज अ हाई पावर कमिटी लद्दाख कमिटी बीन फॉर्म। देखो लद्दाख के कल्चरल और ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कमिटी बनी। इसमें क्या क्या पढ़ना है बता देते हैं, ओवरव्यू मैंने बता दिया एक लाइन में। अच्छा, इसमें एक शेड्यूल भी देखना, शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और एक काम करना, सबके लिए एडवाइजेबल है, हर एक किसी के लिए, चाहे वो क्लैट का हो, आईलेट का हो, सिम्बी का हो, एमएच सेट का हो, ड्यूएल एलबी हो तो बहुत जरूरी है भाई साहब। 3 साल हो 5 साल लॉ हो, ओवरऑल लॉ वालों के लिए बस। आप लोग एक काम करना, शेड्यूल 1 से शेड्यूल 12 सॉरी 11 12 शेड्यूल तक रट लेना, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज एक बार पढ़ लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ लेना, और एफआर एक बार पढ़ लेना। ये 5-6 ऐसी चीजें हैं जो एग्जाम में आती है। आईलेट ने इस बार पूछा भी था, और क्लैट भी थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे ही देता है, और कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, नहीं आने का सवाल नहीं उठता है, ठीक है। चलिए, तो जनवरी 2 को भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मीटिंग हुई, हाई पावर, एक 17 मेंबर कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी के चेयर करेंगे स्टेट फोरम जी कृष्णा रेड्डी, ठीक है। और उस कमेटी में कौन कौन है यहाँ मेंशन्ड एक बार देखना, और 17 मेंबर कमेटी, ये याद रखना बस, ठीक है। दैट इज द प्राइमस थिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कमेटी फॉर्म क्यों हुई। यूनिक स्टेटस ऑफ फॉर्मरली एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज read down by the parliament on August 5, 2019. Civil society organizations in Ladakh have been calling for the protection of land resources and jobs for the previous 3 years. वे 3 साल से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ का जॉब प्रोटेक्ट करो, लैंड प्रोटेक्ट करो, रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करो, तुम मान नहीं रहे हो। तुमने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस भी खत्म कर दिया 370 के तहत। तो अब स्पेशल स्टेटस खत्म होने के बाद जो हमारे पास चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, ट्रेडिशन है, कल्चर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कमेटी बनाई, तो मिल गया ना 2 चीज। 6 शेड्यूल क्या है, 6 शेड्यूल आर्टिकल 244 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है टू प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशंस थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल्स व्हिच कैन फ्रेम लॉज ऑन द लैंड, ठीक है। एज ऑफ नाउ 10 ऑटोनोमस काउंसिल एग्जिस्ट इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और 2011 के सेंसस के हिसाब से लद्दाख का टोटल पॉपुलेशन देख लो, जिसमें 80% ट्राइब्स हैं, तो ऑटोमेटिकली शेड्यूल 6 के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। और एज पर द ऑर्डर द कमिटी सेटअप डिस्कस, ये बता ही दिया, ये मत देखना, छोड़ भी देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लद्दाख है कहाँ साहब जी, तो लद्दाख नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। जब इंडिया का स्ट्रक्चर बनाओगे, या मेरी ड्राइंग खराब है, यहाँ तक किसी को समझ में आ रहा हो तो भाई बहुत तगड़ा बन गया है, बट इट इज आई एम यूजिंग अ कर्सर, ठीक है। तो यहाँ पे वो लद्दाख वाला पोर्शन दिख जाएगा आपको, रुको यार बना ही देते हैं, ठीक है। ये सपोज कर लेना प्लीज। अब यहाँ पे लद्दाख है, नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, शेयर्स बॉर्डर विद द तिब्बत टू द ईस्ट, ईस्ट में तिब्बत के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इंडियन स्टेट में हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर टू द साउथ, मतलब जम्मू कश्मीर इसके साउथ में है, हिमाचल इधर है आपके, हिमाचल प्रदेश, और इधर आपको तिब्बत है, चलो वो गया ही, तो तिब्बत के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। और गिलगित बल्तिस्तान इन द वेस्ट में गिलगित बल्तिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट था, ऐसी क्वेश्चंस पढ़ लिया करो, काम आते हैं। ये एक्सटेंड करता है सियाचिन ग्लेशियर इन काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ टू द ग्रेट हिमालयस टू द साउथ। चलिए, इट इज ओनली कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया, इकलौता कोल्ड डेजर्ट है। लैंग्वेज क्या है, लद्दाखी लैंग्वेज इज अ तिब्बतिक लैंग्वेज स्पोकन इन लद्दाख विच इज ऑल्सो कॉल्ड भोटी और बुढ़ी, ठीक है। कॉस्ट्यूम देख लो, मैन लॉन्ग वुडन रोब, ये कॉस्ट्यूम है, और 2011 के सेंसस से ये चीज है। व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में आते हैं द वैल्यूज ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें ना एक काम करना, 73rd एंड 74th देख लेना अमेंडमेंट, और 11th एंड 12th शेड्यूल देख लेना, इतनी चीजें देख लेना बस, और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। एंड ओपन लोटेड टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ये आई गेस की देखना एक बार, इंटरेस्टिंग है, पढ़ने के लिए देख लेना बस। अच्छा, ये तालाकुवरी इन साउथ इंडिया टॉप स्टेट पार्टी डेस्टिनेशन, स्टार पार्टी डेस्टिनेशन, तो तालाकुवरी के बारे में थोड़ा सा देख लेना, ऐसी चीजें डीयू में पूछ देता है। और ऐसी ही एक आर्टिकल आया है, उसको मैंने मेंशन करना भूल गया, दैट इज द साइलेंट वैली। साइलेंट वैली और बर्ड से रिलेटेड है, बताना साइलेंट वैली, इंटेंशनली छोड़ा था मैंने, साइलेंट वैली एग्जैक्टली कहां पर सिचुएटेड है, ठीक है, ये कहां है साइलेंट वैली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चंस में हमारे पास क्या क्या है आज। ड्यूरिंग विच सीजन इज द स्पोर्ट्स ऑफ जल्लीकट्टू यूजुअली हेल्ड इन तमिलनाडु, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, हु सक्सीड इन द लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा एज ब्राजील्स प्रेसिडेंट इन 2011, पुराना है बट ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं।
इन ऑनर ऑफ whom was वीर बाल दिवस इंस्टीट्यूटेड, ये अभी मनाया गया था 25 तारीख को। अब तो आंसर कर देना। क्रिकेटर विल बी द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, ये कल ही न्यूज में आया है। बस आज के लिए इतना ही, एंड होप इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट मेंशन कमेंट सेक्शन। जलीकट्टू वाला टॉपिक समझ में आ गया हो तो वो भी मेंशन कर देना। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।